हाय दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त गणेश कुमार महतो और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीके महतो ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उनके नतीजों के बारे में, जो आज आया है या आ रहा है, उसके विषय में मैं आपके समक्ष कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जिसका कि परिणाम आज 10 तारीख को आ रहा है। अभी इसकी मतगणना चालू है। या बहुत सारे ऐसे सीट हैं जिसमें कि परिणाम आ चुके हैं। तो इन 5 राज्यों में अगर देखा जाए तो बीजेपी 4 राज्यों में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ एक जो स्टेट है हमारा, जो पंजाब, जहाँ किसानों का आंदोलन एक बृहद तौर पर चला था, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसान आंदोलन की जो जननी है वो पंजाब ही था। और पंजाब के कह सकते हैं कि एक बड़ी किसानों की एक बड़ी आबादी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देते हुए वहाँ सरकार बनाने का पहली बार मौका दिया है। तो इस इससे कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का भी एक कहीं ना कहीं छवि का भी असर पंजाब के लोगों में था, जिसका कि परिणाम आज पंजाब के चुनाव में देखने को मिला है। और पहली बार इतनी बड़ी विजय के साथ आम आदमी पार्टी, जो केवल 10 साल पुरानी पार्टी है, उसने अपना दमखम दिखाते हुए पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पे सरकार बना रही है। और देखा जाए तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक उनके जो नेता हैं, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स को एक पार्ट टाइम जॉब की तरह लेते हैं, जैसे और सिर्फ वो चुनाव में ही दिखते हैं। बाकी दिनों में उनका जनता से उससे कह सकते हैं कि जुड़ाव नहीं रहता है। और और जनता के बीच कह सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी साफ साफ झलकती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं में। वो सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आते हैं। उनके बड़े नेता भी देख लीजिए, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, या अन्य जो पंजाब के नेता जो कांग्रेस के हैं, तो वे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में कुछ ज़्यादा ही वो सम्मिलित हो जाते हैं, और पार्टी हित को छोड़कर व्यक्तिगत हित पे अधिक उनका ध्यान रहता है, जिससे कि कांग्रेस में एक गुटबाजी की स्थिति उत्पन्न होती है। और लोगों के बीच में एक गलत मैसेज जाता है पार्टी के प्रति भी, और पार्टी के नेताओं के प्रति भी एक गलत संदेश जाता है, जिसका कि परिणाम आज पंजाब में का जो रिजल्ट है उसमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवा दी है। और आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि पंजाब में एक उभरती हुई शक्ति है, और पहली बार सरकार बना रही है। और इसके अलावा जो 4 अन्य राज्य हैं, खासतौर पे जो इस विधानसभा का जो फोकस, सबसे जो विधानसभा का इलेक्शन जो हुआ है उनमें मेन फोकस अगर कह सकते हैं तो सबसे अधिक यूपी पे ही था। तो यूपी में अगर अभी तक के नतीजे देखें तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है वहाँ पे। और कांग्रेस का तो कहीं भी कह सकते हैं यूपी में आता पता नहीं है। और दूसरे नंबर पे सपा है। सपा भी करीब 125 सीटों पे उनके प्रत्याशी जीत चुके हैं या बढ़त बनाए हुए हैं। और बीजेपी इसमें 250 से अधिक सीटों पे किसी सीट पे जीत चुके हैं या किसी पे बढ़त बनाए हुए हैं। तो इससे साफ एक संदेश जाता है इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो नतीजे आ रहे हैं कि लोग स्थानीय मुद्दों से हटकर कहीं ना कहीं आज के दिन में राष्ट्रवाद को प्रमुखता से रखते हुए
उसी के आधार पे कहीं ना कहीं मतदान केंद्र तक जाते हैं और उसको एक कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा मान करके अपना मतदान करते हैं, जिसका कि परिणाम आज दिख रहा है कि कई सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे भी थे जिनको नज़रअंदाज करते हुए कहीं ना कहीं यूपी की जनता ने एक राष्ट्रवाद को एक प्राथमिकता देते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। ये इस इलेक्शन से नज़र आ रहा है, जिसका और जो कहे व्यक्तिगत जो छवि कह सकते हैं योगी जी की, कि वो जो जो पिछली सरकारों में जो आपराधिक तत्व थे या जो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो लोग थे, उनके द्वारा जो अवैध संपत्ति जो अर्जित की गई थी अवैध तरीके से, उन पर जो योगी सरकार का जो पिछले कार्यकाल में जो उनके खिलाफ जो कार्य हुए, उनकी संपत्तियों पे जो जब्त की गई, उनके जो अवैध निर्माण थे उस पर बुलडोजर चलाया गया। और कानून व्यवस्था की बात योगी जी के समय में कह सकते हैं कि इस मुद्दे पे उनका जो यूपी की जनता ने उनका साथ दिया है कानून व्यवस्था के मुद्दे में। खास तौर पे महिलाओं ने इस विषय को लेकर मतदान किया है, जिसका कि परिणाम आपके सामने आज नज़र आ रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं सपा का भी जो वोट, दलित वोट का ट्रांसफ़र जो है वो बीजेपी की और एक मुश्त हुआ है, जिसका की असर भी दिख रहा है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ सपा जीत सकती थी, लेकिन बीएसपी कह सकते हैं कि एक सपा के वोट में एक सेंधमारी करते हुए बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हुए इस इलेक्शन में दिख रही है, और जिसका कि खामियाजा सपा को उठाना पड़ा। इस नतीजों को देखते हुए कह सकते हैं, तो इससे एक सबक भी लिया जा सकता है कि अगर आप सभी पार्टियों को जो जो जिन्होंने यूपी इलेक्शन लड़ा और जिन्होंने जीत नहीं दर्ज कर सकी इन पार्टियों ने, तो उनके विषय में कहना चाहेंगे कि आप जब विधानसभा इलेक्शन लड़ते हैं तो सिर्फ 5 साल में एक बार जनता के बीच जाने से कहीं ना कहीं आज के इस सोशल मीडिया के दौर में इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि जनता देख रही है विपक्ष के भी नेताओं को, क्यों कि ये केवल 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं जनता के साथ उनका एक कनेक्शन नहीं रहता है। जो 5 सालों के भीतर जो जनता के पक्ष में भी हो या विपक्ष में भी जो एक नेता की जो भूमिका होती है नेतृत्व करने की, उसका अभाव स्पष्ट जनता के बीच नजर आया इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के रूप में। तो इसका फायदा भी बीजेपी को मिला, और बीजेपी की एक कह सकते हैं कि संगठन की शक्ति एक उनमें बहुत एक बड़ी ये है कि उनका संगठन किसी भी राज्य में हो बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा होता है, और बीजेपी को जिताने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। और कांग्रेस या सपा अन्य दलों को अगर देखा जाए तो उनकी जो व्यक्तिगत जो एक ये है, व्यक्तिगत जो उनकी कुछ पाने की जो जिज्ञासा है वो कहीं ना कहीं अधिक है, जिससे कि पार्टी हित से ऊपर उठ के वे स्वयं का अपना हित देखते हैं या उसके विषय में कार्य करते हैं, जिसका कि असर चुनाव पर भी पड़ता है, और इससे एक गुटबाजी की स्थिति उत्पन्न होती है और लोगों के बीच में एक सही से संदेश अगर नहीं जाता है, जिसका परिणाम होता है कि किसी भी इलेक्शन में वोटों का बिखराव होता है। और इसी का नतीजा है कि आज दलित वोट शिफ्ट का, मुझे जहाँ तक लगता है कि दलित वोट पूरी की पूरी तरीके से बीजेपी की ओर चला गया, जिसका परिणाम सपा को तो भुगतना ही पड़ा। बीएसपी भी करीब करीब वहाँ यूपी में करीब करीब समाप्ति की ओर है, उनका भी संगठन उस तरीके से अब रहा नहीं। इक्का दुक्का सीट देख लिया जाए तो वो
उनके प्रत्याशी जीतते हैं, बाकी किसी भी ये में उतना इन लोगों का प्रभाव है नहीं। और जो जो योगी जी ने कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो नारा दिया, कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का फायदा मिला। और इन मुद्दों को, ये जो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और जो कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर जो कह सकते हैं कि उनके नेताओं ने जो लोगों के बीच गए, तो एक भावनात्मक मुद्दा को लेके गए, और जिसका कह सकते हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण होते हुए लोगों ने भावनात्मक मुद्दे जैसे राम मंदिर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे कहीं ना कहीं उन्होंने मतदान किया, यूपी के मतदाताओं ने। तो ये जो दूसरा कार्यकाल जो योगी जी का शुरू हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जनता की अपेक्षाएं भी बहुत बड़ी होंगी उनसे। और मैं उम्मीद करता हूं कि योगी जी इन अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। जो जनादेश उनको मिला है उनका वह सम्मान करेंगे, और आगे जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उनके जो खुद के जो खुद के जो समस्याएं हैं उन पे ध्यान देते हुए उनकी सुख समृद्धि, वो उनके विकास के लिए कार्य करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर देखा जाए अन्य 3 राज्यों में, तो अन्य 3 राज्यों में भी कमोवेश वही स्थिति है कि बीजेपी एक तरफा जीतती हुई नजर आ रही है। कहीं पे भी कांग्रेस ने एक कह सकते हैं फाइट नहीं दी, जिसका कि परिणाम है कि बीजेपी एक कंसिस्टेंट रूप से, मतलब कि किसी भी इलेक्शन में जाते हैं तो उनका एक दबदबा सा बन चुका है। और कांग्रेस की जो गुटबाजी है, कहीं उसका भी प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है, संगठन के स्तर पे भी और सामाजिक स्तर पे भी, और लोगों के बीच में भी एक गलत जो मैसेज जाता है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अब आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। और एक परिवारवाद की पार्टी ना बनकर एक पार्टी के रूप में, समग्र पार्टी के रूप में जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर वो अगर लोगों के बीच जाते, तो मुझे लगता है कि वे इस चुनाव में बहुत बेहतर कर सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, कहीं आज फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को एक पार्ट टाइम जॉब की तरह लेते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी कभी भी सक्सेस नहीं कर सकती है, चाहे इस विधानसभा चुनाव में हो या आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, या 2024 का जो लोकसभा का चुनाव जो होंगे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी नहीं टिक सकेगी बीजेपी के सामने, क्योंकि उनका संगठन उस तरीके से नहीं है। और जो संगठन है उसमें भी एक गुटबाजी चलती है। जो शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का है, वे एक सशक्त संगठन खड़ा करने में असक्षम अभी की परिस्थितियों को देखते हुए लग रहे हैं। तो जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को चुनाव दर चुनाव देखने को मिल रहा है। बाकी अन्य जो पार्टियां हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी, एक कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो की जो छवि है उनका बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ा है। और अभी गोवा में भी शायद उन्होंने एक दो सीट पे बढ़त बनाई हुई है या जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बहुत ही कम समय में एक, अब कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हुए उस तरीके से नतीजे भी दे रही है। तो कहीं ना कहीं 2024 में एक थर्ड फ्रंट का भी एक तीसरा मोर्चा भी बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और जिसका कि नेतृत्व हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी करें 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। उसका भी पंजाब चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद ये एक दिशा है उस और आम आदमी पार्टी देख सकती है, और उसको लेकर के वो आगे बढ़ सकती है, चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव में या आगामी 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में।
और जो बाकी पार्टियां हैं, उन वो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो उनके विषय वो ये 2-4 सीटें जीती हैं, तो उनकी एक जो स्थानीय मुद्दों पे उन्होंने जो लड़ा चुनाव, जो कि सभी कह सकते हैं राज्यों में उन्होंने 2-4 सीटें जो अन्य के खाते में हमेशा से जाती हैं, वो स्थानीय मुद्दों को लेकर वो गए हैं। लेकिन मेनली जो 4-5 पार्टियां थे, उनके बीच में बीजेपी ने खुद को फिर से एक बार साबित किया। तो इसके लिए समस्त जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनका जो संगठन है या उनकी जो पार्टी के जितने भी लोग हैं, मेरी ओर से उन सभी को शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि बीजेपी इस जनता के द्वारा दी गई पूर्ण बहुमत को सम्मान करते हुए जनता का सम्मान करेगी और जनता के मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास करेगी ईमानदारी से, और सभी लोगों को लेकर चलेगी। एक विशेष वर्ग विशेष या जाति विशेष के लिए कार्य नहीं करेगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। जो जन आकांक्षाएँ भी हैं, अगर दूसरी बार लोगों ने बीजेपी को चुना है तो उनकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बढ़ी है, और लोकतंत्र के प्रति जो एक जिम्मेवारी होती है उसका बीजेपी को निर्वहन वो करे अच्छी तरह से, मैं यही आशा करता हूँ। और मैं कांग्रेस पार्टी और जितने भी विपक्ष की जितने भी सपा, बसपा या आरएलडी, अपना दल, सभी को मैं कहूँगा कि आप अपनी संगठन की जो शक्ति है उसे बढ़ाने का प्रयास करें, और एक सशक्त संगठन के साथ साथ मेरा जहाँ तक मानना है कि इन पार्टी के नेताओं को 365 दिन 5 साल लगातार लोगों के बीच में जाना होगा, उनके मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते रहने होंगे, उनके सुख दुख में उनको साथ देना होगा। तभी भविष्य के जो चुनाव है उसमें इन पार्टियों का कुछ हो सकता है। वरना आज के इस दौर में जहां सबके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड सेट है, आईफोन है, उस ज़माने में या सोशल मीडिया का जो दौर के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के दौर में आप जनता को बेवकूफ़ बना करके, या कह सकते हैं सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए चुनाव प्रचार करके आप जनता के दिलों पे आप अपना स्थान नहीं बना सकते हैं। आपको उनके मुद्दों को लेकर 5 साल लगातार आपको संघर्ष करना पड़ेगा। उनके मुद्दों को लेकर आपको हमेशा ही संघर्षशील रहना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में इसका जो है प्रतिफल देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन में खड़े हो गए हैं और फिर उसको लेकर जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आज का दौर नया दौर है, इसमें सभी लोग सभी चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो इससे यही एक संभावना निकलती है कि सभी दलों को अपने भीतर झांक के देखना चाहिए कि गलती आखिर उनसे क्या हो रही है, और एक जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन पे एक विधानसभा सीट वाइज एक गहन उनको अध्ययन करना चाहिए, और आगे की रणनीति के लिए एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए सभी पार्टियों को। मैं ये कहना चाहूँगा, जिससे कि भारतीय लोकतंत्र भी एक मजबूती के साथ और प्रखर तरीके से उभरे, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका होती है, और अगर सशक्त विपक्ष भी लोकतंत्र में होना अति आवश्यक है। तो मैं सभी पार्टी को शुभकामनाएं देते हुए मैं आगे के लिए भी सबको मैं जो पार्टियां हारी हैं उनको मैं आगे की जो रणनीति है वो करें अपने अपने स्तर पे। मैं यही कहना चाहूँगा। खास तौर पर जिन पार्टियों ने जिन विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, मैं सभी को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी ओर से, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता ने जो जनादेश
पंजाब में आम आदमी पार्टी और अन्य 4 राज्यों में बीजेपी को दिया है, वे उस जनादेश का सम्मान करेंगे और जनता के विकास के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वो नीति निर्धारण करेंगे सदन के माध्यम से, और एक सही मायनों में कह सकते हैं कि जनादेश का सम्मान करने का काम करेंगी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ जिन जिन पार्टियाँ जो इस इलेक्शन में जीती है, उन पार्टियों को मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप जनता से जुड़े हुए कार्य करें, उनको लेकर कानून बनाएं और उनको सशक्त तरीके से लागू करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।